नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन बंगाल के तहत पीएम मोदी असम के बाद कोलकाता पहुंचे और केंद्र सरकार के पराक्रम दिवस में शामिल हुए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई कलाकारों और प्रतिनिधियों से बातचीत की और वहां सभी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। उधर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी भी पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर सीएम ममता और पीएम मोदी एक साथ नजर आए। उसके बाद पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंची। विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही। उनके अलावा राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक पापोन ने भी अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक गाना गाया। पराक्रम दिवस कार्यक्रम के दौरान मशहूर सिंगर उषा उत्थुप ने मशहूर बंगाली गाना एकला चोलोरे गाकर सभी का मनोरंजन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन कोयम्बटूर पहुंच गए। कोयम्बटूर में उन्होंने प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सोचते हैं कि तमिल लोग भाषा और संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि न्यू इंडिया की उनकी धारणा है कि तमिलनाडु के लोगों को देश में दूसरे दर्जे का नागरिक होना चाहिए। इस देश में कई भाषाएं हैं। हम महसूस करते हैं कि सभी भाषाओं तमिल, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी का इस देश में स्थान है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सामंजस्य की जरूरत होती है। मौजूदा सरकार ने सब जगह बड़े स्तर पर असामंजस्य पैदा किया। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो माइंडसेट है, उसके साथ हमें अर्थव्यवस्था की इस स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। Mr. Narendra Modi has no respect for the culture, the language and the people of Tamil Nadu. He thinks that the Tamil people, the Tamil language and Tamil culture should be subservient to his ideas and culture. His perception of India, his view of India is that the people of Tamil Nadu should be second-class citizens in this country. And we feel that there are multiple different languages, multiple histories, multiple cultures in this country. And we feel all languages, Tamil, Hindi, Bengali, English, all of them have a space in this country. And that is the central fight between Mr. Narendra Modi and us. Mr. Narendra Modi partners with 3 or 4 big businessmen in this country. They provide him media and he provides them money. And Mr. Narendra Modi is one by one selling everything that belongs to the people of India and the people of China. What belongs to the farmers is now being taken away by these three new laws. The farmers are going to be made servants of the biggest industry. That is why we are fighting the government and supporting the farmers. I view Tamil Nadu as central to any strategy for India. साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जीएसटी का पुनर्गठन करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं, वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में पदयात्रा निकाली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के श्याम बाजार से रेड रोड तक मार्च की शुरुआत शंख बजाकर की। पदयात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, नेताजी सिर्फ इतिहास नहीं है, एक आवेग और संस्कृति है। नेताजी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होनी चाहिए। नेताजी की पहचान सबसे परे है। नेताजी को सही मायने में जानने की जरूरत है। भारत की 4 राजधानी होनी चाहिए। सब कुछ दिल्ली के पास ही क्यों होना चाहिए? नई पीढ़ी को नेताजी के बारे में पढ़ना चाहिए। नेताजी की मौत का रहस्य भी उजागर होना चाहिए। इस दौरान ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि चुनाव में सरकार को बंगाल की याद आ रही है। देश के प्रति नजरिया बदलना होगा। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी लोगों को बांटना चाहती है। मेरी लड़ाई देश के लिए है।
किसान आंदोलन में शामिल 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाला संदिग्ध शख्स योगेश एक बार फिर अपने बयान से पलट गया है। उसका कहना है कि उसने किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी। योगेश का कहना है कि उसे कुछ लोगों ने कैंप में ले जाकर मारा, फिर रात को शराब पिलाकर कहा कि हम जो बोलेंगे वही बोलना पड़ेगा, जिसके बाद उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया। मेरे साथ 4 और लड़के पकड़े गए थे। योगेश ने कहा कि उन लोगों ने मुझे डराया और कहा कि अब तुझे छूटना है कि नहीं। योगेश का कहना है कि उन्होंने कहा कि जो हम कहेंगे उसे तुझे प्रेस के सामने बोलना होगा। वहाँ एक झूठी कहानी बनाई गई जो मैंने मीडिया के आगे बताई। उनसे छूटने के लिए मैंने ये सब कहा और पुलिस के सामने जाते ही मैंने सब सच पुलिस को बता दिया। योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा है, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना, मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। योगेश ने बताया कि वो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसने कहा कि उसकी आंख पर जो चोट का निशान है वो भी उन लोगों की देन है। योगेश ने अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर दबाव किसानों का था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।